हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समरीश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियल लर्निंग पे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं अभिनंदन बैच। जिनको पता है उनको मैंने बताया था पहले भी कि भाई अभिनंदन बैच हम आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बैच है आपके लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, एक हफ्ता हो गया इस बैच को चलते हुए और हमारा गोल है इतने दिनों में 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। यानी कि हमारा स्लोगन है इतने टाइम में हम आपको पूरा सिलेबस वाइंड अप करवा देंगे। साथ में मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको करवाता हूं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको करवा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 में आने वाला है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारा पोर्शन मैं आपको करवाने वाला हूं। और एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो जीएस की आप देखो, जनरल अवेयरनेस की तो सबसे कम मानी जाती है। बेशक मैथ्स में आप पूरे ले आओ, रीजनिंग में ले आओ, कई बच्चे इंग्लिश में भी ले आते हैं, पर जनरल अवेयरनेस में पूरे बटा पूरे लाना तो बहुत मुश्किल है। मतलब पर 80 से 90% की एक्यूरेसी की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आप रोज इन लेक्चर्स को देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पेपर में जब जाएंगे तो आपको 80 से 90% यानी 25 में से आपको 20 प्लस क्वेश्चंस आते होंगे, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, 20 भी हो। मतलब आपको इतने क्वेश्चन बिल्कुल बाय हार्ट में आपको याद करवा दूंगा। और किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स जाके देखो। बीच बीच में मैं आपको, अभी मेरा फोकस ये है कि इस हफ्ते में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अभी तक 3 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं, 2 लेक्चर में आपको पॉलिटी भी करवा चुका हूं और 1 लेक्चर में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको पढ़ाई थी। पर इस वीक में हम सिर्फ फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करने वाले हैं और उसके बाद हम स्टैटिक जीके के बेहतरीन टॉपिक्स करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक ही शिकायत है मेरी आपसे कि आप वीडियोस को नहीं देख रहे हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में सिर्फ एक चीज की आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए फ्री बैच लेके आए हैं। आपसे 1 रुपया कहीं पे चार्ज नहीं किया जा रहा है और सारी प्रैक्टिस आपको मैं सामने करवा रहा हूं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, ठीक है ना। तो सीधा चलता हूं आज के टॉपिक पे, बस इससे ज्यादा मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। अब सीधा टॉपिक पे बात होगी। आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1858 तक मैं आपको सब कुछ पढ़वा चुका हूं। आपको मैंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 बता दिया, ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आके इंडिया को ऑक्यूपाई करा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन जिसमें पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डच आए, डैनिश आए, ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर आगे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 आखिरी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसके आगे की क्या कहानी रही, क्या वो फ्रीडम स्ट्रगल का फेज था, वो नेशनल मूवमेंट क्या थी, तो इसके बारे में आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। और आज का हमारा फोकस है 1885 से 1905, 1885 से 1905 के बीच में क्या क्या चीजें हुई। और इसके अंदर मॉडरेट फेज देखा जाता है इसको, कि मॉडरेट मूवमेंट थी। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के ये 2 विंग्स थे। कि आप नाम से ही देख सकते हो, गरम दल जो था थोड़े जो है मतलब खतरनाक तरीके से वो करते थे, रेडिकल उनका अप्रोच थी, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट। जबकि जो मॉडरेट्स थे वो इनिशियल फेज था कांग्रेस का, है ना। जो नरम दल थे बहुत नरमी से पेश आते थे, पर दोनों का गोल एकदम सिंपल था कि हमें भारत के लिए बेटरमेंट के लिए हमें काम करना है। तो इस पे अभी हम आएंगे, विस्तार से इस पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद देश में माहौल कैसा था और कैसे शुरुआत होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, फ्रीडम स्ट्रगल की, जब ब्रिटिश राज पूरी तरीके से हमारे देश में स्थापित हो चुका है। तो अब मैं बात कर रहा हूं 1857 के बाद। इतना बड़ा रिवोल्ट, इतने बड़े लेवल पे रिवोल्ट हुआ, हालांकि वो फेल हुआ, उसे आगे ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। उसके कारण भी मैंने आपको पहले बताए हैं। पर इससे एक चीज तो पक्की हो गई थी कि लोगों के मन में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स आ गए थे। और दूसरा, इस टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे थोड़ा सा काम किया जा रहा था। बंगाल वाला जो एरिया था वहां पे लोग पढ़ लिख के बैरिस्टर बन रहे थे और लोगों को पता लग रहा था कि भाई दुनिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है, ये डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया क्या होती है, अपने ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं,
फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो इस तरीके की अवेयरनेस लोगों में आने लगी। तो एजुकेशन से धीरे 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 करके ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और स्ट्रांग होते गए इंडिया में। तो ये एक शुरुआत थी कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी और उससे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अब आने लग गए थे। जो पॉइंट याद करने का होगा मैं आपको पहले बता दूंगा। अब क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट हम कांग्रेस पे नहीं जंप करेंगे, आज हम जानेंगे कि भाई कांग्रेस कब बनी, इसका स्थापना क्या थी, इसके इंपॉर्टेंट सेशन कौन से थे, इनके इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कौन से थे। पर उससे पहले हम जानते हैं कांग्रेस से पहले और कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इतने वास्ट लेवल पे नहीं आ पाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसने कांग्रेस बिल्डिंग में काम किया। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को अवेयर किया गया कि भाई आपके राइट्स क्या हैं। ठीक है ना, किस तरीके से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, पब्लिक मीटिंग्स होती थी 3 प्रेसिडेंसीज में, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। तो ब्रिटिशर्स को भी ये चीज दिख रही थी कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीजें सब कुछ सामने आ रही थी धीरे धीरे और लोग थोड़े एजुकेटेड हो रहे थे। तो अब इससे क्या हुआ, लोगों ने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए। 11 से 12 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 4-5 के नाम आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि भाई इनमें से कांग्रेस का प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। एक आपको याद रखनी है भाई, लैंड होल्डर सोसाइटी। जहां पे फैक्ट है वहां पे फैक्ट है, वो फैक्ट डायरेक्टली पेपर में आ जाता है। एक टाइमलाइन के थ्रू चीजें पढ़ेंगे। अब ये जो चीज चल रही है सारी, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो भाई लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, इस कहां बनी, कलकत्ता में बनी, 1838 में बनी, और द्वारका नाथ टैगोर जो थे इसके फाउंडर थे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस का बोझ ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था उनको रिलीफ देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। तो एक तरह से धीरे धीरे लोग ऐसे ग्रुप्स में इकट्ठे होते गए और उसमें से एक था लैंड होल्डर सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है तभी मैंने डाला है। एक इंडियन एसोसिएशन याद रखेंगे आप, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द फेमस मॉडरेट लीडर हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मॉडरेट लीडर, शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक तरीके से स्थापना करने वाले लोगों में से थे ये। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई इंडियन एसोसिएशन, और ये कहां पे बनाई भाई, ये भी कलकत्ता में बनाई, कैलकटा था तब, और 1876 में। तो एक लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, एक इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक लिस्ट आपके लिए लगा दूंगा। बॉम्बे एसोसिएशन आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसके फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो 1852 में बनी और ये बनाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किन्हें क्या कहा जाता है। तो ये थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी सबसे पहले एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट इंडिया के आप कह सकते हो। सबसे पहली बार नेशनल इनकम इन्होंने ही फाइंड आउट करी थी। नेशनल इनकम इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दादा भाई नौरोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे शुरुआती दिनों में, कांग्रेस के मॉडरेट लीडर थे। और मॉडरेट का फेस कैसे आगे बढ़ता है और आगे एक्सट्रीमिस्ट कैसे इसको ओवरटेक करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो बॉम्बे एसोसिएशन याद कर लिया, लैंड होल्डर सोसाइटी कर लिया, इंडियन एसोसिएशन कर लिया। इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बनी द इंडियन लीग। इंडियन लीग ये बनी कलकत्ता में 1875 में और इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉलिटिकल एजुकेशन देना लोगों को, ठीक है ना, लोगों को और जागरूक करना और जो कहते हैं लिटरेट बनाना, ठीक है। तो ये काम था इनका ताकि लोग अपनी आवाज उठा सके। समझ गए। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी देखिए, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल, पर धीरे धीरे करके अभी अपनी पिच पकड़ने वाला है। जब बंगाल का पार्टीशन होगा, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट आएगी, आगे होम रूल मूवमेंट होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, सिविल डिसोबीडियंस होगा, भगत सिंह वाला फेज हम पूरा पढ़ेंगे। तो इस हफ्ते के अंदर हम ये सारी चीजें
कवर करने वाले हैं और बहुत जोश के साथ हमने ये सारी चीजें पढ़नी है, हमने इन चीजों को समझना भी है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट फैक्ट्स बताता जाऊं, पर मेरा मकसद ये है आपको टाइमलाइन के हिसाब से चीजें याद हो, फिर हम इसके दबा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि पेपर में कुछ भी आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अब बात कर लेते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके लिए लगा दी है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको पहले कमेंट सेक्शन को एक्टिव करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हमें पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में एक्टिव नहीं हुए हो। तो जैसे ही आप मुझे बोलोगे मैं टेलीग्राम पे से प्रोवाइड कर दूंगा। ये है सारी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी याद करी हमने? लैंड होल्डर सोसाइटी आपको याद रखनी है, आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन याद रखनी है, आपको एक और याद रखनी है, एक तो थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा, ये पूछ लेता है और इसमें नाम एमजी रानाडे, ठीक है, 1870 में। एक आप याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन, और बाकी आपको एक याद रखनी है दादा भाई नारोजी की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में इनकी थी और बॉम्बे एसोसिएशन में इनकी थी, ठीक है। तो ये सारी संस्थाएं बनी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, पर वो इंपैक्ट ये नहीं डाल पा रही थी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ऐसा क्या आगे हुआ कि कांग्रेस की स्थापना हो गई? तो ये सारी चीजें जो थी, ये एक तरीका था कि भाई धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों से देश के आवाजें उठ रही थी। तो इन सबको इकट्ठा किया एक चीज के अंदर, जिसे हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, और यहीं से मेन फ्रीडम स्ट्रगल की आपकी शुरुआत होती है। और अब हम यहां पे 1885 से 1905 के बीच के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। और पेपर में कहां से सवाल आता है अब देखो। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसमें कि जो लोग ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे और वो अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, वो सब एक छत के नीचे आते हैं और मिलते हैं वो दिसंबर के अंदर 1885 में। तो आपसे पूछ ले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, ब्रिटिशर थे, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। इसको पहले प्रेसिडेंट के साथ कंफ्यूज मत करना। जो उस सिटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनका नाम था वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। कहां पे होता है भाई पहला सेशन? पहला सेशन होता है इसका बॉम्बे में। कहां होता है? बॉम्बे में होता है। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये सब मैंने आपके लिए स्लाइडों पे भी लिखा है, पर एक साथ आपको यहां देख लीजिए। तो कह रहा है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर के बीच में। हर साल दिसंबर के महीने में इनकी मीटिंग होती थी और हर मीटिंग का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा होता था। उस मीटिंग के एंड में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता था। पेपर में पूछा जाता है कि भाई लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, पूछा जाता है कि भाई बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को कब अप्रूव किया गया, ठीक है। पूछा जाता है जनगण मन पहली बार कब गाया गया, पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सेशन में रखी गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो ये तो भाई सबसे पहला सेशन है। पता नहीं कितनी अनगिनत बार आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बनाए हैं। 1885 में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है? ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। पहली कांग्रेस मीटिंग का जो सेशन होना था, जो उसका वेन्यू था, वो पहले पुणे था, पर पुणे में उस टाइम पे कॉलेरा की बीमारी फैली हुई थी। कॉलेरा की बीमारी फैली हुई थी, जिस वजह से इस वेन्यू को शिफ्ट करके उस वक्त बॉम्बे करना पड़ा। और इसके अंदर पहली मीटिंग में ही 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है जी। आगे बढ़ाए कहानी को। मजा आ रहा है लेक्चर में? अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो जरूर इसको शेयर कीजिए। आगे भी जो बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाली सीरीज बहुत काम की होने वाली है।
अभी आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बाय ट्रिक एक एक चीज याद करवाई है दोनों लेक्चर्स के अंदर कि उन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, WTO और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, WHO, इनके हेड कौन है, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो ये सब चीजें मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से याद करवाई है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो भाई पहली मीटिंग की बात हो रही है, उस वक्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। एओ ह्यूम जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे जिसने कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस की पहली मीटिंग करी उमेश चंद्र बनर्जी के अंडर, वो थे प्रेसिडेंट। और वाइसरॉय कौन थे, एक बात बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर कोई अंग्रेज करवा रहा है तो कितना बड़ा बेवकूफ होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल में इतनी आगे निकल जाती है कि ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो जाते हैं। तो इतना बड़ा बेवकूफ तो कोई डफर हो सकता है, इसलिए इसका नाम भी भाई लॉर्ड डफरिन ही था। माँ बाप ने बड़ा सोच के नाम रखा होगा इसका कि हमारे घर में गधा हो गया एक, तो उसका नाम हम लॉर्ड डफरिन रख देते हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड डफरिन के राज में ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे पहले सेशन के। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं आगे जाके 1913 में इनकी एक बुक आई थी जिसमें कहा था ये भाई एओ ह्यूम के एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी है। क्या है? सेफ्टी वेल्व थ्योरी। अब अपनी चीजों को ये क्लैरिफाई करने के लिए क्या कहते हैं कि एक सेफ्टी वेल्व बनाया था हमने, तो हमारा तो बड़ा मास्टर प्लान था कि देश के अंदर से दूर दूर जगह से आवाजें उठ रही थी, है ना। कोई बॉम्बे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, कोई मद्रास में बना रहा है, कोई बंगाल में बना रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया ना। तो इन सबको एक छत के नीचे लाएंगे तो ब्रिटिशर्स इनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। तो ऐसा इन्होंने कहा कि तो ब्रिटिशर्स की चाल थी, सेफ्टी वेल्व थ्योरी थी। तो ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी कहा जाती है एओ ह्यूम की, जिसका बहुत तगड़े तरीके से अपोज किया था एक्सट्रीमिस्ट ने। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने बोला था कि अगर इन्होंने हमें यूज किया था तो भाई हमने भी इनको यूज किया था। तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी बना के बैठे हुए हैं, जबकि इसमें सच्चाई थी या नहीं थी नहीं कहा जा सकता। ये थ्योरी की पहली बार बात विलियम वेडन बर्न्स की बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम के अंदर, ये किताब थी जिसे पब्लिश किया गया 1913 में। वो कहती है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सेफ्टी वेल्व थ्योरी के लिए, क्योंकि पॉपुलर डिसकंटेंट अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स को लिए विरोध कर रहे थे लोग। तो हमने कहा कि इसको एक छत के नीचे ले आएंगे तो आराम से कंट्रोल कर लेंगे। कर लिया इन्होंने कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 28 दिसंबर 1885 में, वही क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई सेशन, मैंने इसलिए इसको बार बार एक जगह पे लिखा है। कितने डेलीगेट्स आए थे पूछता है पेपर में, 72 लोग आए थे पहली मीटिंग के लिए। ठीक है, कहां पे आए थे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर। पहले वेन्यू क्या था? पुणे था। वहां पे क्या फैला था? कॉलेरा फैला था। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अखबार में भी बहुत बड़ी कटिंग आई थी उस टाइम पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई है। एक ही साल के अंदर इसकी इतनी फेमस हो जाती है ये कि अगले साल मीटिंग में 4000 प्लस लोग इसमें शामिल होते हैं, और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, 4000 नहीं, सॉरी 434, ये मैंने आपके लिए गलत लिख दिया। वो धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे इस मीटिंग के अंदर और इसका पार्ट बनते जाएंगे। ठीक है भाई, तो अगली मीटिंग होती है 1886 में, क्योंकि हर साल तो होनी है, 1886 में। तो पहला वेन्यू बॉम्बे था, 1886 का वेन्यू हो गया कैलकाटा। और यहां पे सबसे बड़े लीडर जो उस वक्त माने जाते हैं मॉडरेट लीडर, अभी मैं आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में भी फर्क बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ हम मॉडरेट का थोड़ा बहुत फेज देख रहे हैं। अगले लेक्चर में इस लेक्चर से फायदा क्या होगा, आपका एक बेस बन के तैयार हो जाएगा। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है ये, पर आपको अब चीजें बहुत आराम से समझ आने लगेंगी। जो बच्चे पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको चीजें समझ आए, यही मेरा मेन मोटिव है। 1886 में इसका दूसरा सेशन होता है, कलकत्ता में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट बने उस वक्त वो थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, ठीक है जी, ये नाम आपको याद रखना है। वही बात इधर लिखी है, कलकत्ता में सेकंड सेशन था और इसमें डेलीगेट्स का नंबर 434 हो गया था 72 से।
उसके बाद 1887 का सेशन भी याद रखना, शुरू के 3 सेशन 4 सेशन बल्कि याद रखने हैं। 85 में उमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी, और 1887 में जो तीसरा सेशन होता है वो होता है भाई मद्रास के अंदर। कहाँ होता है? मद्रास में होता है। और इसके अंदर कांग्रेस में सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ऐसा पेपर में सवाल आता है कि पहले बद्रुद्दीन तयबजी नाम है इनका, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, वैसे आगे मैंने स्लाइड में भी लिखा ही होगा, बद्रुद्दीन। ये पेपर में नाम कई बार पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाएगा। थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही हम सारे क्वेश्चन फैक्ट के तौर पे तैयार कर लेंगे, और टेंशन मत लो, इससे रिलेटेड जितने PYQs हैं वो सब मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, पर अभी पहले आपका बेस बन के तैयार हो जाए, है ना। 1887 के अंदर मद्रास में मीटिंग होती है और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं इसके। ये सेशन याद रखना, यही लाइन लिखी देखो इधर, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और तीसरा सेशन था मद्रास में, ये भी दिसंबर के महीने में हुआ। 1888 के अंदर सबसे पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट बने, सबसे पहले यूरोपियन भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। शुरू में तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मॉडरेट्स की और यूरोपियंस की। मॉडरेट्स को यही तो लगता था कि ब्रिटिशर्स को शायद हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है, तो क्यों ना इनको हम इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट ने तो सीधा सीधा बोला था इनसे भीख मांगने से बेटर है, क्योंकि ये लोग नहीं सुनने वाले, हम इनके साथ स्वदेशी मूवमेंट करें, हम बॉयकॉट करें, हम सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दें। जबकि मॉडरेट्स का मानना यह था, थोड़ा नरम दल था, इन्होंने कहा यार ब्रिटिशर्स इतने बुरे भी नहीं है, और इनकी क्योंकि पढ़ाई, ये लोग बैरिस्टर थे, बड़े बड़े एडवोकेट थे, ठीक है ना, तो इनको ये चीज लगती थी कि एक तरीके से हम अपनी बात पहुंचाते हैं, ब्रिटिशर्स हमारी बात सुनेंगे। शुरू में इनकी डिमांड यही तो थी कि जितना आप टैक्स कलेक्ट करते हो थोड़ा सा टैक्स में कमी कर दो, आप हमें जगह दीजिए, प्रेसिडेंसीज की जो अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर हमें मेंबर बना के बिठाइए, ठीक है, जहां पे कानून बनता है। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है बिठाएंगे, ठीक है, वो टालते चले गए। जॉर्ज यूले 1888 वाला सेशन आप याद रखोगे। 1885 उमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए। 1886 दादा भाई नौरोजी और कलकत्ता। 1887 बद्रुद्दीन तयबजी मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले मद्रास में, और 1888 इसके अंदर आए जॉर्ज यूले। तो ये शुरू के 4 सेशन आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। और ये वाला सेशन कहां हुआ भाई? इलाहाबाद में हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की। फाइनली कांग्रेस के अंदर 2 मेजर ग्रुप्स बने। शुरू में तो मॉडरेट्स ही इस पे हावी थे, तो मॉडरेट्स का भी मैंने जैसे आपको बताया लोग नरम दल थे, इनके दिमाग में ये चीजें चलती थी कि हम ब्रिटिशर्स से बड़े आराम से चीजें मांगे, और इनकी मेन डिमांड ये थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब ब्रिटिश एम्पायर बड़ा हो चुका था, इनकी जो प्रेसिडेंसीज थी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसके अलावा और जो प्रोविंसेस थी उसमें अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, वहां पे कानून बना करते थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग अलग हो गया था, कार्यपालिका और जो आपकी जो विधायिका थी वो अलग हो गई थी। ये मैंने आपको एक्ट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। एक्ट्स वाला लेक्चर मेरा जरूर देखना, वो पॉलिटी का लेक्चर है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानते हैं संविधान का, वहां ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात मानना, अगर आप ये सारे लेक्चर्स देख लेते हो, मेरी प्लेलिस्ट को पूरा एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की। सीधा आते हैं मॉडरेट्स पे। तो भाई नरम दल और गरम दल। अब नरम दल कह रहा है कि हम सेल्फ रूल आराम से, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, एकदम से इनको तंग नहीं करना, बड़े प्यार प्यार से काम करेंगे, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ब्रिटिश के साथ सही नहीं है, ब्रिटिशर्स तो वैसे ही बहुत तेज है, इनसे क्यों हम लड़े, क्यों हम ऐसे बोले। जब प्यार से बात हो रही है तो उन्होंने शुरू में बड़ी कोशिश करी प्यार से बात करने की, पर बदले में इनको मिला क्या? इनको मिली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनको मिली यूनिवर्सिटीज एक्ट, इनको मिली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इनको मिली आपकी बंगाल का विभाजन। जब ये सारी चीजें हो गई तो दिमाग में आया कि यार ये लोग तो सुन के राजी नहीं है, तब इन्होंने चलाया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। जो एक्सट्रीमिस्ट आए, खतरनाक लोग, लाल बाल और पाल, उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, हमें स्वदेशी मूवमेंट चलाना है, हमें अपने लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमने बॉयकॉट मूवमेंट चलाना है, हमने अंग्रेजी गुड्स को छूना भी नहीं है। तो ये सारी कहानी चल रही थी। मॉडरेट्स की बात करते हैं, अभी मॉडरेट वाला हल्का हल्का फेस चल रहा है।
तो ये मैंने आपको बता दिया। और इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर, ऐसा नहीं था कि इन लोगों के दिमाग में भी देश की भलाई नहीं थी, ये लोग भी बहुत अच्छे, और इंडिया की मैं कहूंगा कि फाउंडेशन में सबसे पहले लोग यही थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 85 में स्थापना करी। ये थे दादा भाई नौरोजी। इन लीडर्स के नाम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु कहा जाता था। पॉलिटिकल गुरु। अब आप कहेंगे किसके गुरु थे ये, तो वही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसके गुरु थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। किसके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु माना करते थे? कि कौन माना करते थे इनको? ठीक है जी, तो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय, एमजी रनाडे, ये सारे शुरू के लीडर्स थे कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया, बेस खड़ा किया, लोगों को एजुकेट किया और अपने राइट से रूबरू करवाया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, अब एक्सट्रीमिस्ट की बात कर लेते हैं, वो सीधी बात करते थे, सीधी बात, नो बकवास। वो कहते थे ब्रिटिशर से आंख में आंख डाल के हम लड़ेंगे, ठीक है, और इनसे जो इंडिपेंडेंस है वो हमें छीन के लेनी पड़ेगी। हालांकि अब तक पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं हुई थी, अभी ये था कि हमें पहले अपने राइट्स अपने अंडर लेने हैं। इन्होंने आते ही एकदम से रुख बदल दिया कांग्रेस का, और ये धीरे धीरे हुआ, ये आगे की कहानी में हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा रेडिकल मेजर लेने हैं, हमें सेल्फ रूल पाना है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये किसने कहा था? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब क्या होता है कि भाई मासेस जो बड़े लेवल पे हैं, इनका काम था एक्सट्रीमिस्ट का कि भाई इनको स्वराज के लिए रेडी करना है, इनको सेल्फ रिलायंस बनाना है, इनको एजुकेट करना है, ठीक है, इनको यूनाइट करना है और उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस डालनी है। ब्रिटिशर्स ने हमको दबाने के लिए हमारे बारे में गलत गलत हिस्ट्री लिखी, हमें बताया जाता था कि आप बहुत पिछड़े हुए लोग हो, पर इन्होंने यहां पे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डाला, इनके अंदर कॉन्फिडेंस डाला कि नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम वो देश हैं जिसने उस जमाने में वेद लिख दिए थे, हम वो देश हैं, ये महाभारत और रामायण यहां पे हुई है, हम वो देश हैं जो अशोका का एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था यहां पे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, मराठाओं की धरती थी ये। तो ये सारी बातें जो थी, दादा भाई जो आपके क्या नाम है उनका, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, है ना, तो ऐसे ऐसे लीडर ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरा और कहा कि नहीं, ब्रिटिशर्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनसे लड़ा जा सकता है, ठीक है। और उनको बताया गया कि हमारी जो एंशिएंट धरोहरें हैं, एंशिएंट हेरिटेज है, उस पे पहले कॉन्फिडेंस बनाया, ग्राउंड लेवल पे भी काम करा इन्होंने, ठीक है। इनमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे भाई, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनको हम याद करते हैं इनके इनिशियल लेटर से, बाल, पहले तो करते हैं हम लाल, बाल और पाल। लाल बोले तो लाला लाजपत राय, पाल बोले तो बिपिन चंद्र पाल और बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक। ये तीन पिलर्स माने जाते थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के, और इनके साथ एक औरबिंदो घोष भी थे। बाल गंगाधर तिलक ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया, ठीक है। इन्होंने गणेश उत्सव की स्थापना करी, इन्होंने जो मराठा हिस्ट्री थी उसको ग्लोरीफाई किया, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा और सीधा अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बात करते थे। इनके जो शुरू के मूवमेंट्स थे, स्वदेशी और बायकॉट, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भाई नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाना, तब हम सारी बातें जानेंगे, ठीक है भाई। अभी हम देख लेते हैं मॉडरेट फेज। अभी स्लोली गेम चल रही है, मॉडरेट फेज में क्या क्या हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट रहा। मॉडरेट फेज में क्या होता है भाई कि कांग्रेस का ये मॉडरेट फेज था 1885 से 1905 वाला, जब तक बंगाल के विभाजन की बात नहीं हुई थी। बंगाल का विभाजन क्या था, क्यों किया गया, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन्होंने मांगे, इन्होंने कहा कि भाई हमें टैक्स से मुक्ति दीजिए, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मिलिट्री के अंदर इंडियंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे कानून बन रहे हैं वहां पे इंडियंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो मेन इनकी डिमांड यही थी कि भाई हमें एक्सपेंशन चाहिए, किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अलग अलग जो विधानसभाएं थी उस टाइम पे, वहां पे हमें इंडियंस की जो है मौजूदगी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, एक लॉलीपॉप दिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट का। इसके अंदर कहा कि ठीक है हम थोड़े बहुत इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल लेते हैं, पर बात घूम के वहीं आ गई, मेन पावर इन्होंने अपने पास रखी। इन्हें कहा जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को तो डाला पर साथ में अपनी पावर भी अपने पास रखी। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट इनकी एक अचीवमेंट कह लीजिए जो मॉडरेट लीडर्स की थी। दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में अगर हम जाने तो दादा भाई नौरोजी से आपको एक दो बातें याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी से क्या क्या, सबसे पहली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया लिखवा दिया है। इन्होंने एक दी थी ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है भाई ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। किसमें दी थी, इनकी किताब थी भाई ब्रिटिश, इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि इंडिया की गरीबी का कारण इंडिया के इंटरनल फैक्टर्स नहीं है, इसके पीछे हाथ है बाहर की शक्तियों का, ब्रिटिशर्स का। कैसे उन्होंने यहां का ट्रेड खत्म करा, ये पहले ऐसे इंसान थे इंडिया के अंदर जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी। ठीक है, और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी माने जाते थे, और आगे जाके तो ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इन्होंने क्या कहा ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ में कि इंडिया के पैसे को किस तरीके से ब्रिटिशर सिस्टमैटिक वे में बाहर भेज रहे हैं, लूट रहे हैं। यहां पे मिलिट्री थी उनकी ब्रिटिशर्स की, और वो मिलिट्री का खर्चा कौन देता था, यहाँ के लोकल राजा, यहाँ के जो लोग हैं वो देते थे। यहाँ की फसलों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा था, यहाँ के ट्रेड को किस तरीके से खत्म किया, ये तो मैं आपको पीछे भी क्लासेस में बताया कि जो दस्तक पासेज आए थे, यहां पे इन लोगों ने ड्यूटी फ्री ट्रेड करना शुरू करा। यहां से रॉ मटेरियल उठाते थे, सारा कॉटन उठाएंगे, सिल्क उठाएंगे, यहां के इंडस्ट्रीज को खत्म करा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे था उनका, वहां पे फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया को ही मार्केट बना के 10 गुना 20 गुना 1000 गुना दामों पे बेच के इंडिया को ये लोग खा गए। तो इसी से बनी ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है जी, तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको याद रखना है, पेपर में सवाल बन सकता है। तो इन्होंने यही कहा इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया की पॉवर्टी के लिए, जबकि जो डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कितना कितना ये टैक्स कलेक्ट करते थे, जमींदारी सिस्टम, रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, तो वो सब बातें थी। ठीक है, उसके अलावा 1892 में, ये ईयर याद रखना, इसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं, और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले एशियन बनते हैं जो वहां की असेंबली में इलेक्ट हो जाते हैं। फिन्सबेरी सेंट्रल सीट थी इनकी, मतलब वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहां से ये इलेक्ट हुए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पेपर में पूछी जा सकती है। फिन्सबरी सेंट्रल सीट, फिन्सबरी सेंट्रल सीट, वहां से कैंडिडेट खड़े हुए और कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़े, लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से। तो उन्होंने देश के बाहर भी बहुत काम किया है, इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्होंने वहां पार्लियामेंट तक में उसकी आवाज लगाई है। तो ये था सारा बिल्डिंग फेस कांग्रेस का। ठीक है, अब कांग्रेस जो है बिल्ड हो गई है, इंटरनली स्ट्रांग हो रही है। अब आगे आएंगे वो वाले नेता जो कि डायरेक्ट ग्राउंड पे एक्शन लेने की बात करेंगे, और अगला फेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 1905 से 1915 तक का। ठीक है, 1905 से 1915 तक का, और उसके बाद 1 से 2 लेक्चर आएंगे जिसमें गांधीयन एरा पढ़ेंगे। चंपारण से उनका सत्याग्रह शुरू होगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और साथ ही हम पढ़ेंगे जो कि हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल दूसरे लेवल पे चल रहा था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपके चंद्रशेखर आजाद, तो वो वाला हिस्सा भी हम पढ़ेंगे। साथ में
में बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, क्या क्या चीजें आती है, पार्टीशन तक बात कैसे पहुंचती है, इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था। तो ये सारा फ्रीडम स्ट्रगल इस हफ्ते में आपको खत्म करवा दूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे और फिर इसकी धड़ाधड़ हम करेंगे प्रैक्टिस। बीच में एक लेक्चर और लेना है मैंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें मैं आपको वाइसरॉय, गवर्नर जनरल्स भी के इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, और साथ ही जो सोशियो रिलीजियस वाला एक रह रहा है वो भी हम इस हफ्ते सब कुछ कवर कर लेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें आपकी बड़े आराम से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बिना टेंशन के जीएस आप अपनी यहाँ से प्रिपेयर जरूर करिए। जनरल अवेयरनेस, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स को देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसा लेक्चर लगता है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगले हफ्ते हमारा टारगेट रहेगा जो आपके एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूछा गया इस बार, वो है स्टैटिक जीके 2022 के पेपर में। डांसेस, फेस्टिवल, ठीक है, डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डैम्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं ना जो आपको तंग करते हैं वो आप तंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और हम पढ़ेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, किसका काम? आपका काम, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रैक्टिस वेरी वेल, थैंक यू।